नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रॉबिन। आज जो डिस्कशन करेंगे वो सेट नंबर 10 का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि पृथ्वी पर जीवन का उद्गम से संबंधित एक वैज्ञानिक ने अपने सिद्धांत दिए थे और उस सिद्धांत का नाम था पदार्थवाद। क्या नाम था? पदार्थवाद या भौतिकवाद। पदार्थवाद या भौतिकवाद। और इस सिद्धांत को जिस व्यक्ति ने दिए थे उस व्यक्ति का नाम क्या था? A.I. ऑपेरिन। क्या नाम था? A.I. ऑपेरिन। A.I. ऑपेरिन नामक व्यक्ति ने पदार्थवाद और सिद्धांतवाद, पदार्थवाद और या उसको बोलें भौतिकवाद का क्या किए? सिद्धांत दिए। और उस सिद्धांत को उन्होंने एक पुस्तक में प्रकाशित किए जिस पुस्तक का नाम था द ओरिजिन ऑफ लाइफ। द ओरिजिन ऑफ लाइफ। तो याद रखिएगा पुस्तक का नाम क्या था? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। और यदि हिंदी में बात करें तो ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब ही शुरुआत होता है, लाइफ का मतलब जीवन, यानी जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक थे वो किसने लिखे थे? तो वो लिखे थे A.I. ऑपेरिन साहब ने। और इस पुस्तक में पदार्थवाद या भौतिकवाद का सिद्धांत को उन्होंने क्या किए? प्रकाशित किए। इनके अनुसार कहना था, अर्थात भौतिकवाद या पदार्थवाद के अनुसार कहना था कि जो जीवन की जो उत्पत्ति हुई है वो लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व, 4 अरब वर्ष पूर्व, या इसको 4 बिलियन वर्ष पूर्व बोल सकते हैं। 4 बिलियन, क्योंकि 100 करोड़ में जो होता है वो हमारा कितना होता है? 1 बिलियन होता है। और यहाँ पे कितना है? 4 अरब वर्ष पूर्व, अर्थात कितना है? 400 करोड़ है। 4 अरब कहने का मतलब कितना हो गया? 400 करोड़। और 100 करोड़ में कितना होता है? 1 बिलियन। तो इसको 4 बिलियन भी बोल सकते हैं। बिलियन इसलिए बता रहे हैं कि एग्जाम में बिलियन भी पूछता है। तो जीवन की उत्पत्ति जो प्रथम बार जो पृथ्वी पर हुई थी वो कितने अरब वर्ष पूर्व हुई थी? 4 अरब वर्ष पूर्व या 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुई थी। और वो जो जीवन की उत्पत्ति हुई थी वो न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में हुआ था। किसमें हुआ था? न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में हुआ था। लिख लीजिएगा, जो प्रथम बार जीवन की उत्पत्ति जो हुई थी वो किस रूप में हुई थी? न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में हुई थी। लेकिन ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो थे, सिर्फ एन लिख देते हैं, समझिएगा न्यूक्लियो प्रोटीन्स। ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स जो थे ये परपोषी थे। क्या थे? परपोषी थे। परपोषी कहने का मतलब स्वयं अपना भोजन नहीं बनाते थे। साथ ही साथ ये अवायवीय थे। क्या थे? अवायवीय थे, मतलब कहने का मतलब श्वसन की भी क्रिया नहीं करती थी। तो याद रखिएगा, पूछेगा जीवन की उत्पत्ति प्रथम बार किस रूप में हुई थी? तो बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में हुई थी, जो एक वायरस के कण जैसे थे। कैसे थे? तो एक वायरस के कण जैसे। ये सब एग्जाम में पूछा है कि जीवन की उत्पत्ति प्रथम बार किस रूप में हुई थी या किस कण जैसे हुई थी? तो वायरस कण जैसे हुई थी जिसका नाम था न्यूक्लियो प्रोटीन्स, और वो परपोषी थे और अवायवीय थे। ये इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखना है। कब हुआ था? तो 4 अरब वर्ष पूर्व हुआ था या 4 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जल में हुआ था। ये तो और बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि प्रथम बार जीवन की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो जल या पानी में हुई थी। किसके पानी में? तो एक सागर का नाम था आदि सागर। आदि सागर के जल या पानी में हुआ था। किसकी? तो न्यूक्लियो प्रोटीन्स की उत्पत्ति। और वो एक वायरस के कण जैसे थे, अवायवीय थे और परपोषी थे। उसके बाद 3.8 अरब वर्ष पूर्व, या इसको बोलें 3.8 बिलियन, 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ? प्रोकैरियोटिक जीव की उत्पत्ति हुई। प्रोकैरियोटिक जीव की उत्पत्ति हुई और वो एक कोशिकीय थे। किस तरह थे? एक कोशिकीय, यानी एक कोशिका वाले ही थे। यानी उस जीव की उत्पत्ति हुई, प्रोकैरियोटिक जीव की उत्पत्ति कब हुई? तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व। ये जो जीव थे पहले तो परपोषी हुआ करते थे, लेकिन बाद में क्या हुए? ये स्वपोषी हो गए, अर्थात भोजन स्वयं से बनाने लगे। और पहला जो ये जीव थे वो थे नीलहरित शैवाल। क्या थे? नीलहरित शैवाल। इसलिए
सबसे पुराना जीव न्यूक्लियो प्रोटीन्स बोल के नहीं नील हरित शैवाल बोला जाता है। बोलेंगे न्यूक्लियो प्रोटीन्स क्यों नहीं बोलेंगे सर, क्योंकि इससे पहले उसकी उत्पत्ति जन्म हुआ है। तो इसको उसको इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि एक तरह से वो निर्जीव हुआ करते थे, परपोषी थे और वायुवीय थे, यानी दूसरे पे आश्रित भी थे और स्वयं भोजन भी नहीं बनाते थे और वायरस के कंजे से भी थे, इसलिए उसको प्रथम जीव नहीं माना जाता है। तो इसलिए सबसे पुराना जीव भी एग्जाम में आता है कि बताइए पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है, तो बोलेंगे नील हरित शैवाल, क्योंकि यहाँ से ही क्या हुआ, ये श्वसन की क्रिया करने लगे, वायुवीय करने लगे और स्वपोषी होने लगे। स्वपोषी कहने का मतलब ये स्वयं अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के तहत बनाते थे और ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते थे, जिससे अन्य जीवों को जीने में क्या होती थी, सहूलियत होती थी। तो नील हरित शैवाल क्या है, एक कोशिकीय जीव है, प्रोकैरियोटिक जीव है। और इसकी उत्पत्ति कब हुई, तो 3.8 अरब वर्ष पूर्व या 3.8 बिलियन वर्ष पूर्व। अब बिलियन और अरब दोनों लिख लीजिएगा, बिलियन में भी पूछता है। आप बोलेंगे सर तो हम लोग के जीवन की उत्पत्ति कब हुई, तो हम लोगों के जीवन की जो उत्पत्ति हुई वो 2 अरब वर्ष पूर्व हुई। कब हुई, 2 अरब वर्ष पूर्व या 2 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। और हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय हैं। हम लोग क्या हैं, बहुकोशिकीय हैं। तो इस प्रकार बहुकोशिकीयों को बोलते हैं यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय यानी एक से अधिक कोशिका वाले जीव की उत्पत्ति कब हुई, तो बोलेंगे 2 अरब वर्ष पूर्व या 2 बिलियन वर्ष पूर्व हुई। 2 बिलियन वर्ष पूर्व। तो 3 डाटा याद रखना है आपको, कौन सा, तो एक 4, 3.8 और 2। 4 में क्या हुआ, प्रथम जीव की उत्पत्ति हुई न्यूक्लियो प्रोटीन्स के रूप में, जो क्या थे, परपोषी थे और क्या थे, अवायवीय थे। और कहाँ हुए थे, तो प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में हुई थी, जिसका नाम था न्यूक्लियो प्रोटीन्स, और वो क्या थे, परपोषी थे, अवायवीय थे और वायरस के कंजे से थे। उसके बाद जो जीव की उत्पत्ति हुई, एक कोशिका वाले जीव की उत्पत्ति हुई, जो क्या कहलाए, प्रोकैरियोटिक कहलाते थे। लेकिन उस जीव का नाम क्या था, नील हरित शैवाल था। ये स्वयं क्या थे, स्वपोषी थे एवं वायवीय यानी श्वसन की क्रिया करते थे, और ये अपने द्वारा क्या करते थे, ऑक्सीजन की उत्पत्ति करते थे, जो अन्य जीवों की उत्पत्ति में सहायक होता था। और दूसरा क्या है, 2 अरब वर्ष पूर्व। इसमें क्या है, ये वर्तमान जगत में जितने सारे जीव जंतु पेड़ पौधे दिख रहे हैं, ये हम लोग हैं बहुकोशिकीय जीव, अर्थात यूकैरियोटिक हैं। यानी प्रोकैरियोटिक का जन्म हुआ 3.8 अरब वर्ष पूर्व, और यूकैरियोटिक जिसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं, इसमें जन्म हुआ 2 अरब वर्ष पूर्व। एक और डाटा याद रखिएगा, एग्जाम में पूछता है, 4.6 या 4.54 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। दोनों डाटा मिलेगा आपको, 4.6 या 4.54। 4.6 इसलिए ले लिया क्योंकि ये 54 है, जो उसकी इसको राउंड ऑफ करके 4.6 कर दिया, या तो ये इसको दोनों अलग अलग याद रखिएगा, 4.6 या 4.54। तो ये आपका क्या हो गया, ये एक्चुअली राउंड ऑफ करेगा तो 4.5 भी हो सकता है। तो यदि 4.5 एग्जाम में रहे तो क्लिक कीजिएगा कि उससे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे एग्जैक्ट यही दोनों आता है, या 4.6 या 4.54। तो ये है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति कितने अरब वर्ष पूर्व हुई, तो बोलेंगे 4.6 अरब वर्ष पूर्व, या 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व। बिलियन में भी याद रखिएगा, ध्यान रहे, 4.6 बिलियन वर्ष पूर्व या 4.6 अरब वर्ष पूर्व या 4.54। तो आपके पास 4 डाटा, एक 4.6 वाला बताए या 4.54, एक आपका 4, एक 3.8, एक 2। तो इसमें पृथ्वी की उत्पत्ति, इसमें प्रथम जीव की उत्पत्ति जो क्या थे, निर्जीव टाइप के थे। इसमें वो जीव की उत्पत्ति हुई जो सजीव टाइप के थे। इसमें वो जीव हैं जो वर्तमान जगत में सारे जो हम और आप दिख रहे हैं और पेड़ पौधे दिख रहे हैं। तो इस प्रकार जो आंसर होगा, वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का जो उद्गम हुआ वो हुआ कितने, तो देख लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी 2 अरब वर्ष पूर्व। क्योंकि इसमें नील हरित शैवाल का नहीं दिया है, 3.8 रहता तो वो आंसर कर सकते थे। इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 अरब वर्ष पूर्व या 2 बिलियन वर्ष पूर्व। दोनों कभी कभी बिलियन भी देता है, ध्यान रहे। तो आप लोगों को एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि एक मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। याद रखिएगा, 1 मिलियन में कितना होता है, 10 लाख होता है। और आपका 1 बिलियन में जो होता है वो 100 करोड़ होता है। कितना करोड़ होता है, 100 करोड़ होता है। तो 1 करोड़ में कितना होता है, 100 लाख होता है। 1 करोड़ में कितना होता है, 100 लाख होता है। 1 करोड़ में आपका 100 लाख होता है, याद रखिएगा। और यहाँ 100 करोड़ है, तो 100 करोड़ है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 करोड़ करने, 100 करोड़ है और 100 लाख बराबर 1 करोड़ होता है। तो कितना लाख बराबर आपका 1 बिलियन हो जाएगा, तो बोलेंगे अच्छा 1 करोड़ है तो 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी 10,000 लाख बराबर आपका कितना हो जाएगा, 10,000 लाख बराबर 1 बिलियन आपका होगा। और मिलियन और बिलियन में रिलेशन निकालना हो तो 1 बिलियन बराबर जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 1 बिलियन बराबर आपका 1000 मिलियन होगा। 1000 मिलियन बराबर होगा आपका 1 बिलियन, क्योंकि 1 बिलियन में 100 करोड़ होता है, ध्यान रहे। तो मिलियन बिलियन में कंफ्यूजन नहीं होना है। बिलियन बड़ा होता है, मिलियन छोटा होता है। बिलियन में 100 करोड़ के बराबर 1 बिलियन होता है, जबकि 1 मिलियन जो है 10 लाख के बराबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 2 है कि पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री कर दिया जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो शरीर क्या होगा। यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो रहा है, पानी यदि पानी में हम हैं तो हम क्या कर रहे हैं, तैर पा रहे हैं। यदि 100 उसी तापमान को बढ़ाकर कितना कर दिया जाए, 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए तो क्या होगा। आप लोगों को मैंने बताया था कि पानी का जो साधारण नेचर होता है वो क्या होता है, पानी को जैसे हम लोग गर्म करते हैं, पानी के तापमान को यदि हम बढ़ाते हैं तो क्या होता है, वॉल्यूम उसका बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, डेंसिटी घटता है। ये पानी का साधारण नेचर है, सामान्य गुण ऐसा होता है। लेकिन आप लोगों को मैंने बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक साधारण जो काम उसका है वो नहीं होता है, उसका ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे यदि आप तापमान को बढ़ाएंगे, टी से टेम्परेचर, ये जो एरो दिए हैं वो बढ़ाने का मतलब है इंक्रीज कर रहे हैं। तापमान को आप जैसे ही बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम यहाँ घटता है, और वॉल्यूम घटता है, डेंसिटी क्या होता है, बढ़ता है। तो जिस पानी का घनत्व जितना ही ज़्यादा होगा उसमें हम उतना ही बढ़िया से तैर पाएंगे, उसमें डूबेंगे नहीं। बोलेंगे अच्छा सर, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक पानी को यदि गर्म करेंगे तो वॉल्यूम वहाँ जाके क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगा। तो अर्थात कहेंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तैरना और आसान होगा सर। बोलेंगे जी बिल्कुल और आसान होगा, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे तापमान को इंक्रीज करवाइएगा तो वॉल्यूम इसका बढ़ने लगेगा, वो समान प्रकृति वाला काम करने लगेगा जो एक पानी को गर्म करने पर करते हैं। जैसे वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, डेंसिटी घटेगा, तो जैसे किसी पानी का घनत्व कम होगा तो हम लोगों को क्या होगा, डूबने की चांस ज़्यादा होने लगेगी। तो 4 डिग्री से 5, 5 से 10, 10 से 20, यदि 100 डिग्री कर देंगे तो बोलेंगे सर वॉल्यूम तो और इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा और डेंसिटी क्या हो जाएगा, और बहुत कम हो जाएगा। बोलेंगे वॉल्यूम और डेंसिटी बढ़ाने घटाने क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को पता है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम होता है। ये दोनों उल्टा, ये भी का मान बढ़ेगा तो डी का मान घटेगा, भी का मान बढ़ेगा तो डी का मान घटेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब 100 डिग्री कर दिया है, बताइए टेम्परेचर कितना कर दिया, 100 डिग्री कर दिया, तो वॉल्यूम तो पूरा बढ़ जाएगा और डेंसिटी इसका पूरा घट जाएगा। तो पानी में आप क्या होगा, तैर पाइएगा नहीं, डूब जाइएगा, पूरा शरीर ही डूब जाएगा आपका। इस प्रकार इसका जो आंसर होगा, पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शरीर तो तैरता है, जी बिल्कुल तैरता है, क्योंकि पानी का डेंसिटी यहाँ पे मैक्सिमम होता है। पानी का डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम। किंतु यदि तापमान 100 डिग्री कर दिया जाए तो यहाँ डेंसिटी क्या हो जाएगा, 100 डिग्री टेम्परेचर पे डी आपका कम हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो बोलेंगे पानी के 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर तैरता है, यदि तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तो क्या होगा, शरीर डूब जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन तो होगा, कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा और अधिक आसानी से तैरेगा। अधिक आसानी से कहाँ तैरेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे तैरेगा, और कुछ अधिक भाग पानी में डूबेगा नहीं, क्योंकि 100 डिग्री बहुत ज़्यादा तापमान कर दिए हैं, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन ही नहीं, शरीर डूब जाएगा। ये बिल्कुल सही है कि शरीर क्या होगा, इसमें डूब जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, टीक और माइट वास्तव में क्या होते हैं। टीक और माइट वास्तव में एक क्या है, मकड़ी वंशी है। क्या है, मकड़ी वंशी है, कीट नहीं है, एक प्रकार का ये मकड़ी वंशी है। और ये जो आता है टीक और माइट, आपका टीक और माइट जो आता है, ये भी एग्जाम में पूछता है कि किस गण के अंतर्गत आता है। तो लिख लीजिएगा इसको, एरेनी गण के अंतर्गत आता है। किस गण के अंतर्गत आता है, एरेनी गण के अंतर्गत आता है। तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। चलिए इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो होगा, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, वो जो क्या है, मकड़ी वंशी है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर क्या दिया, टेम्परेचर और प्रेशर दोनों क्या है, समान करने का मतलब कांस्टेंट है। सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। निश्चित आयतन यानी वॉल्यूम भी कांस्टेंट है, टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। बोल रहा अणुओं की संख्या समान होती है, तो इसको हम लोग अवोगाड्रो नियम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नियम बोलते हैं कि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे किसी भी वॉल्यूम, एक निश्चित वॉल्यूम में यदि अणु की संख्या समान रहे तो उसे हम लोग अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। इस नियम को क्या बोलते हैं, अवोगाड्रो नियम बोलते हैं। यदि बात करेंगे कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण, तो कोरियोलिसिस एक प्रकार का बल होता है। क्या होता है, एक प्रकार का बल होता है, जो हम लोग भूगोल में भी पढ़े होंगे। इसके कारण क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध में, अर्थात उत्तरी गोलार्ध में जो पवनें होती है वो क्या करता है, पवन को दाएं और विक्षेपित कर देता है। क्या करता है, दाएं और विक्षेपित कर देता है, यानी दाएं और मोड़ देता है। यानी उत्तरी गोलार्ध में जो पवने की दिशाएं होती है वो दाएं और होती है। किसके कारण, तो ये कोरियोलिसिस बल के कारण। कोरियोलिसिस बल ही क्या करता है, उसकी दिशा को बदल देती है, विक्षेपित कर देती है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो पवने की दिशा होती है, दक्षिणी गोलार्ध में वो जो पवने की दिशा होती है वो बाईं ओर होती है। तो ये बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण क्या है, तो वो है कोरियोलिसिस बल या कोरियोलिसिस प्रभाव। तो याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछता है कि किसके कारण उत्तरी गोलार्ध में, किसके कारण उत्तरी गोलार्ध में पवने की दिशा
दाईं ओर होती है, दाईं ओर विक्षेपित होती है, दाईं ओर विक्षेपित होती है, तो बोलेंगे इस कोरियोलिसिस बल के कारण। किसके कारण? दक्षिणी गोलार्ध में पवने की दिशा बाईं ओर विक्षेपित होती है, तो ये कोरियोलिसिस बल के कारण। ये पूछता है एग्जाम में कि दक्षिणी गोलार्ध में किधर पवने की दिशा विक्षेपित होती है, तो बोलेंगे दक्षिणी दिशा में किधर होती है? बाईं ओर होती है। दक्षिणी दिशा में बाईं ओर, दक्षिणी गोलार्ध में सॉरी, और उत्तरी गोलार्ध में आपका पवने की दिशा जो विक्षेपित होता है वो बाईं ओर होती है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए और ऑप्शन डी समाप्त हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का ही बी थोड़ा देख लेते हैं। ग्राहम का नियम। ग्राहम का नियम जो संबंधित है ये गैसों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ये गैसों से संबंधित है। ग्राहम का नियम, ग्राहम का नियम बोलता है कि किसी गैस के प्रवाह की दर उसके द्रव्यमान के वर्गमूल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। द्रव्यमान के वर्गमूल का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कौन होता है? तो किसी गैस के प्रवाह की दर उसका मान लीजिए प्रवाह की दर यदि x हो तो ये जो है व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके? तो उसके द्रव्यमान के वर्ग के विरुद्ध व्युत्क्रमानुपाती होगा। कौन? तो गैस के प्रवाह की दर। ये ग्राहम का नियम है। तो एक्चुअली ग्राहम का नियम सीधे आता है, ये गैस से संबंधित है। किससे संबंधित है? गैस से संबंधित है। और इसका फ्लो ऑफ जो रेट होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके द्रव्यमान के क्या होगा? उसके मास के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। पास्कल का जो नियम है, पास्कल का नियम ये दाब से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? दाब से संबंधित है। और अवोगाद्रो नियम जो है ये बता ही दिए, ये अणु से संबंधित है। यानी किसी भी पदार्थ में ये अणु से संबंधित है। ये कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे सभी निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या क्या होती है? समान होती है। पास्कल नियम दाब से, जो पास्कल पढ़े भी हो दाब का ऐसा ही मात्र। उसके बाद ग्राहम नियम क्या हो गया? गैस से संबंधित। तो कोरियोलिसिस एक बल है, ये क्या करता है? उत्तरी गोलार्ध में पवने की दिशा को विक्षेपित करता है और दक्षिणी गोलार्ध में पवने की दिशा को विक्षेपित करता है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा? जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान को 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाए? चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसको मैंने पहले भी बताया है, फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि ये बढ़िया क्वेश्चन है। बार बार इसे एग्जाम में पूछा जाता है अलग अलग शब्दों में। चलिए यदि तापमान की बात करेंगे, ये जल के साथ तापमान की यदि बात करेंगे तो साधारणतः यदि हम बात करते हैं, साधारणतः पानी को यदि गर्म करते हैं, पानी या जल को यदि इसको गर्म करते हैं अर्थात टेम्परेचर बढ़ाते हैं या इसको टेम्परेचर देते हैं तो इसका वॉल्यूम में क्या होता है? प्रसार होता है, अर्थात वॉल्यूम बढ़ता है। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा अर्थात आयतन जब बढ़ेगा तो इसका डेंसिटी जो घनत्व है वो घटेगा। क्योंकि आप लोगों को मैंने बताया है कि D बराबर क्या होता है? m/v होता है। यानी घनत्व बराबर जो होता है वो द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो ये तभी बढ़ेगा जब ये v घटेगा। भी घटेगा तो डी बढ़ेगा। यानी नीचे का मान जितना कम होगा उतना ही ना डी का मान ज़्यादा होगा, यानी ओवरऑल का मान ज़्यादा होगा। यदि भी ज़्यादा होगा इसका मतलब डी कम होगा। तो ये साधारणतः पानी के साथ क्या होता है कि तापमान को हम बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है और घनत्व इसका घटता है। साधारणतः पानी के साथ ये होता है, ये इसको भी लिख लीजिएगा। लेकिन 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहने का मतलब कितना? 273 केल्विन से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बोल रहे हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक मतलब कितना? 277 केल्विन। ये तो समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि मैंने बताया था टेम्परेचर इन केल्विन माइनस टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273। तो केल्विन निकालना होगा तो टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड को यहाँ रखेंगे 4, -4 को उठा के इधर लाएंगे 273 प्लस 4 277 होगा जी। 0 डिग्री पर केल्विन कितना? 273 होगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड 0 रखेंगे तो 0 को उठा के इधर लाएं या इधर लाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो केल्विन में 273, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन या 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 277 केल्विन पे ये साधारण काम नहीं करता है। जिस तरह साधारणतः पानी को गर्म करने से वॉल्यूम बढ़ता है और इसका घनत्व घटता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ठीक उल्टा काम होता है। क्या होता है? उल्टा काम होता है। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे या 273 केल्विन पे, मैं बार बार 273 इसलिए लिख रहा हूँ, ये भी देता है। यहाँ पे क्या होता है? इस टेम्परेचर पे वॉल्यूम आपका यहाँ पे मैक्सिमम होता है। क्या होता है? मैक्सिमम होता है। डेंसिटी यहाँ पे क्या होता है? मिनिमम होता है। डेंसिटी क्या होता है? मिनिमम होता है। ये सब आप लिख लिया कीजिए। आप लोग एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछता है कि कितने डिग्री तापमान पे कि किसी भी जल का आयतन जो है वो मैक्सिमम होता है, तो बोलेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। और घनत्व न्यूनतम होता है जब जहाँ पे वॉल्यूम मैक्सिमम होगा वहाँ पे डेंसिटी मिनिमम होगा। तो डेंसिटी मिनिमम, घनत्व मिनिमम कहाँ होगा? 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अब इसको तापमान को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाते बढ़ाते कहाँ तक ले गए? 4 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि फ्लक्चुएट जो करेगा वो इसी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक ही करेगा। तो जैसे जैसे आप बताइए 0 डिग्री पे हमारा भी क्या था? मैक्सिमम था।
और जैसे जीरो डिग्री से धीरे धीरे 1 डिग्री कर दे रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि बताया आप लोगों की साधारण से ये उल्टा काम करेगा 0-4 के बीच। तो जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे, बढ़ाते 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाएंगे, तो यहाँ आते आते हमारा वॉल्यूम क्या होता है, मिनिमम हो जाता है, क्योंकि साधारणतः पानी को गर्म करने पे वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये उल्टा काम करता है। बढ़ने के वजह वॉल्यूम क्या होगा, तापमान बढ़ाने से घटेगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आके वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है। तो बोलेंगे जहां वॉल्यूम मिनिमम होगा वहां डेंसिटी आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो एग्जाम में बार बार पूछा है कि बताइए कितने डिग्री तापमान पे, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो बोलेंगे पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे आयतन आपका न्यूनतम हो जाएगा। कितने डिग्री तापमान पे आयतन पानी का न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 277 केल्विन पे होता है। इस प्रकार आप याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन पे क्या हुआ, तो बोलेंगे यहाँ पे वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम अधिकतम से अधिकतम, और डेंसिटी, वॉल्यूम का मतलब आयतन और डेंसिटी का मतलब घनत्व, यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूनतम, यहाँ क्या हो जाएगा, न्यूनतम, कौन, घनत्व। और यही 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे या 277 केल्विन पे वॉल्यूम आयतन क्या हो जाएगा, यहाँ पे आयतन मिनिमम, न्यूनतम, और डेंसिटी क्या हो जाएगा, घनत्व मैक्सिमम, अधिकतम हो जाएगा। ये लिख लीजिएगा आप लोग, 0 डिग्री पे और 4 डिग्री पे आयतन और किसका, घनत्व से संबंधित लिख लीजिएगा। लेकिन ये तो पूछेगा कांस्टेंट टेम्परेचर, लेकिन एग्जाम में आपको देगा कि यदि पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से यदि इसको हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो पानी के आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो साधारण से तो उल्टा काम करेगा, 0 और 4 एकदम रटा हुआ होना चाहिए कि पानी साधारणतः तो गर्म करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक पानी उसका उल्टा काम करता है। पानी को गर्म करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ के नहीं, वॉल्यूम घटेगा। तो पूछेगा एग्जाम में लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कि यदि पानी या जल को 4 डिग्री सेंटीग्रेड से गर्म करके 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर पानी या जल को यदि हम 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बोलेंगे उसका आयतन जो है क्या होगा, उसका आयतन घटेगा। आयतन क्या होगा, घटेगा। उसके बाद आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पूछ देगा उसका घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जहां आयतन घटेगा वहां घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछता है, दे देगा कि यदि पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री कर दिया जाए तो उसके आयतन और घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रहे पानी ठीक 0 और 4 डिग्री पे उल्टा काम करता है, यानी कि बोलेंगे पानी का आयतन पहले घटेगा और घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। दे देगा आपको एग्जाम में कि 0 डिग्री से तापमान को 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया तो बताइए पानी पे क्या प्रभाव पड़ेगा था, उसका आयतन और घनत्व क्या होगा। तो बोलेंगे वॉल्यूम क्या हो जाएगा, घटेगा, डेंसिटी क्या होगा, उसका बढ़ेगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे कर दे कि यदि पानी के तापमान को 3 डिग्री से 0 डिग्री कर दिया जाए तो उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यानी बोलेंगे वॉल्यूम को, अच्छा 3 डिग्री से 0 डिग्री किए, तापमान को घटाएं, तो तापमान को घटाएंगे तो हमारा वॉल्यूम यहाँ बढ़ेगा, क्योंकि साधारण के उल्टा काम करेगा। वहाँ तापमान घटा रहे थे तो वॉल्यूम क्या होता था, घटता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था साधारण में। 4 डिग्री के बाद वाली बात में क्या है, तापमान बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तापमान घटाएंगे वॉल्यूम घटेगा। लेकिन ये 4 और 0 डिग्री के बीच में ऐसा नहीं होगा, उल्टा काम होगा। तो तापमान घटा रहे हैं तो वॉल्यूम क्या होगा, बढ़ेगा, और डेंसिटी, घनत्व क्या होगा, इसका घनत्व इसका जो होगा वो घटेगा, घनत्व इसका क्या होगा, घटेगा। ये इस प्रकार ऐसे याद रखना है। वही कर दे 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दे तो बोलेंगे अच्छा तापमान बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा घट जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से आप 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर रहे हैं तो ठीक साधारण जल का काम है कि तापमान को बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन ये 0 और 4 के बीच की खेला है तो वॉल्यूम घटेगा, तो वॉल्यूम इसका घटेगा और डेंसिटी इसका क्या होगा, डेंसिटी बढ़ेगा, डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो इस प्रकार याद रखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक में एकदम उल्टा काम होगा। क्यों, क्योंकि साधारणतः जल का तापमान बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है और घटाने से घटता है, लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक के बीच में या 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक में उल्टा काम होता है। तापमान बढ़ाने से वॉल्यूम घटता है और घटाने से वॉल्यूम बढ़ता है। अब एक जो क्वेश्चन पूछा है दिया है जल के, लेकिन हाँ एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, यदि ये पूछ दे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से या ऐसे पूछ दे आपको 0 डिग्री सेंटीग्रेड से किसी जल का तापमान को 10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया गया तो पूछेगा वॉल्यूम के पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके डेंसिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी आयतन और घनत्व पे। बोलेंगे अच्छा 0 डिग्री से 10 डिग्री ले गए तो चलिए हम 0 डिग्री से हम चलेंगे पहले आपके साथ 4 डिग्री तक। तो बोलेंगे कि 0 डिग्री से लेकर 4 डिग्री तक में पहले वॉल्यूम, क्योंकि 0 से 10 जाइएगा तो 4 से गुजरना पड़ेगा ना, तो 0 से 4 डिग्री तक में आपका वॉल्यूम तो पहले श्रीमान घटेगा और डेंसिटी आपका क्या होगा, बढ़ेगा।
लेकिन 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यानी 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक में वॉल्यूम अब क्या होगा, साधारण जैसा काम करेगा। तो बढ़ रहा है ना तापमान, तो वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, डेंसिटी घटने लगेगा। तो ऐसे एग्जाम में पूछता है कि 0 डिग्री, यदि किसी पानी या जल के तापमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री कर दिया जाए तो उसके आयतन और घनत्व में क्या प्रभाव पड़ेगा। बोलेंगे पहले तो उसका आयतन घटेगा और घनत्व बढ़ेगा, बाद में उसका आयतन बढ़ेगा और घनत्व घटेगा। इस एग्जाम में पूछता है कि उसके आयतन पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो पहले आयतन घटेगा बाद में बढ़ेगा। घनत्व पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो घनत्व पहले बढ़ेगा उसके बाद घटेगा। यानी 4 डिग्री में उल्टा काम होगा, 4 के बाद साधारण वाला काम करने लगेंगे, तापमान बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा। तो ये सब पूछता है। या दे देगा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान को घटा के कर दिया कितना, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कहेंगे अच्छा 10 से पहले आप तो आइए 4 तक में आइए, क्योंकि 2 डिग्री जैसे दे दिए हैं तो हमारे 0 और 4 के बीच का खेला हो गया। तो 10 डिग्री से पहले 5 आइए, 4 छोड़िए, 5 तक। 5 में जैसे आप आइएगा तो ये तो वही काम है, तापमान को, टेम्परेचर को घटाए तो साधारण काम होगा। टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम घट जाएगा हमारा, वॉल्यूम घटेगा तो हमारा डेंसिटी क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि तापमान घटाने से आयतन घटता है, तापमान बढ़ाने से आयतन बढ़ता है। ये साधारण होता है 4 डिग्री के बाद वाला बात। तो पहला क्या हो गया कि तापमान को घटाए तो वॉल्यूम घटेगा, लेकिन 5 के बाद यानी 4 पे आएगा, यानी 4 के बाद की बात करेंगे, ये 4 पे आएगा तो बोलेंगे उसके बाद क्या होगा, तापमान आपका घटा रहे हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी पहले वॉल्यूम बढ़ेगा फिर वॉल्यूम उसका, पहले वॉल्यूम घटेगा फिर वॉल्यूम उसका बढ़ेगा। इस प्रकार याद रखिएगा। अब आइए क्वेश्चन पे, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री कर दिया गया। अब बताइए 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर कितना कर दिया गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड। कहेंगे अच्छा 3 जैसे आया, दिमाग खटकना चाहिए कि ये तो 0 और 4 के बीच है, तो इधर तो खेला होगा भाई। तो 9 डिग्री से लेकर अब 4 डिग्री तक चलेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं है भैया। आप तापमान को क्या कीजिए, तापमान को घटाइए, तो बोलेंगे पहले वॉल्यूम भी घट जाएगा, साधारण काम होगा, और डेंसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ आयतन से सिर्फ पूछा है। अब लेकिन 4 डिग्री से 3 डिग्री की बात है, बोलेंगे जी तो ये 4 डिग्री पे तो हमारा वॉल्यूम मिनिमम होता है भैया, क्योंकि उल्टा काम होता है, और यहाँ पे डेंसिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो बोलेंगे अच्छा 9 से 4 तक, यानी 9 से 4 नहीं 5 बोलिए, 9 से 5 तक में पहले तो आयतन हमारा घटेगा, क्योंकि तापमान 9 से 3 कर दिए, गिरा दिए तो आयतन घटेगा। उसके बाद हमारा आयतन क्या होता है, बढ़ता है, क्योंकि 3 से जैसे 0 क्योंकि 0 पे मैक्सिमम होता है वॉल्यूम मेरा, तो जैसे हम 4 से 3 जा रहे हैं, तापमान इधर घटा रहे हैं, तो वॉल्यूम इधर क्या होगा, बढ़ना हमारा शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जी परिवर्तन होगा। पहले आयतन क्या होगा, पहले आयतन घटेगा फिर बढ़ेगा, आयतन पहले बढ़ेगा और बाद में घटेगा, यही सब देखिए कन्फ्यूजन करता है, आयतन पहले बढ़ेगा बाद में घटेगा। नहीं, आयतन पहले कहाँ से बढ़ेगा भैया, आयतन साधारणतः तो इसका काम होता है, पानी के टेम्परेचर को घटाएंगे तो वॉल्यूम घटता है, ये 0 और 4 के बीच ही उल्टा खेला होता है। तो 9 से 5 तक में तो घटाएंगे तो पहले घटेगा, तो पहले तो घटेगा, ये आंसर होगा नहीं। आयतन पहले घटेगा जी, 9 से 5 तक में आयतन पहले घटेगा, या 4 तक आने में आयतन घटेगा, फिर 4 से लेकर 3 तक में आयतन क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और वही यदि यहाँ घनत्व दे देता तो क्या आंसर देते, तो जहाँ पे आयतन पहले बढ़ेगा वहाँ डेंसिटी आपका पहले घटेगा, वहाँ डेंसिटी पहले बढ़ेगा, और जहाँ पे आपका आयतन बढ़ेगा वहाँ पे डेंसिटी आपका घटेगा। तो यदि घनत्व से पूछता तो इसका आंसर क्या हो जाता, तो बोलते कि घनत्व पहले बढ़ेगा और बाद में क्या होगा, घटेगा, क्योंकि 4 से 0 में जाते हैं तो घनत्व घटता है और वॉल्यूम बढ़ता है। तो इस प्रकार याद रखिएगा, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने इस पर इतना मेहनत किया है। इसको एक जगह आप लिख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार समाप्त हुआ। इसका आंसर सी हो जाएगा, आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, तब सूचियों के नीचे दिए कूट से सही उत्तर। कूट नीचे नहीं दिया गया है, क्षमा चाहते हैं, एक काम कीजिएगा आप लोग इसी में मिला लीजिएगा। तो दिया है कि ऊर्जा का रूपांतरण यानी उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कौन करता है। कार ब्रेकिंग से होगा क्या, नहीं। नाभिकीय रिएक्टर नहीं, लाउड स्पीकर नहीं, सौर सेल। सौर सेल क्या करता है, प्रकाश उष्मा, जो प्रकाश से जो ऊर्जा मिलती है उसको क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में। देखते हैं सोलर प्लेट हमारे छत पे लगा होता है, वो क्या करता है, प्रकाश से ऊर्जा ग्रहण करके या उष्मा ग्रहण करके बल्ब वगैरह जलाता है। तो अर्थात कर सकते हैं उष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कौन करता है, तो ये हमारा सौर सेल करता है। तो यानी कि ए का हमारा 4 हो जाएगा। यदि विद्युत, यहाँ पे विद्युत से ध्वनि यानी विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में ये कौन करता है, लाउड स्पीकर। अब देखे होंगे ये करंट रहता है तभी तो ये बॉक्स वगैरह हमारा बजता है, लाउड स्पीकर बोलते हैं ना, अरे लाउड स्पीकर है बज रहा है वहाँ पे, अरे उसका वॉल्यूम कम करो, यानी तब बजता है जब करंट उसको देते हैं तब ना। करंट का मतलब क्या, विद्युत ऊर्जा देते हैं तो आपको क्या एक आवाज़ सुनाई देता है जिसको ध्वनि बोलते हैं। इसीलिए लाउड स्पीकर में आज के बाद याद रखिएगा, जहाँ भी डीजे वगैरह बजे तो बोलेंगे अच्छा इसको विद्युत ऊर्जा दे रहे हो तब तुमको एक ध्वनि दे रहा है, यानी आवाज़ सुनाई दे रहा है, यानी आवाज़ तुमको दे रहा है या गाना वगैरह सुना रहा है। तो लाउड स्पीकर में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा से ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो आपका बी का जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। अब है
आपका द्रव्यमान से उष्मा ऊर्जा, तो द्रव्यमान से जो उष्मा ऊर्जा होगा आपका, द्रव्यमान से जो उष्मा ऊर्जा होगा ये आपका क्या हो जाएगा, नाभिकीय रिएक्टर हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता है, नाभिकीय रिएक्टर में सबसे पहले जो पदार्थ हम लोग जो देते हैं, प्लूटोनियम यूरेनियम देते हैं, वो एक प्रकार का क्या होता है, पदार्थ ही होता है, द्रव्यमान होता है, उससे आपको एक प्रकार का क्या मिलता है, उष्मा मिलता है। तो इसमें आपका जो नाभिकीय रिएक्टर में हो जाएगा, ये द्रव्यमान ऊर्जा को क्या करता है, उष्मा ऊर्जा में बदलता है। इस प्रकार 2 होगा। और हमारा ये जो चौथा है, रासायनिक से उष्मा एवं प्रकाश, तो ये होता है ईंधन सेल में, ईंधन दहन में होता है। ईंधन में क्या होता है, तो रासायनिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, वायुमंडल से हमारा ऑक्सीजन को क्या करता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलता है ना, तो एक प्रकार का रासायनिक प्रक्रिया ही होती है। और जब ये जलती है तो देखते हैं, जब लकड़ी को आप जलाइए, बगल में रहिए, तो आपको गर्मी जैसा महसूस होगा और उससे एक प्रकाश भी निकलती है। तो इस प्रकार क्या होता है, ईंधन को जलाने से उष्मा एवं प्रकाश निकलती है। तो ये हो जाएगा हमारा 5, तो डी का हो जाएगा 5, सी का हो जाएगा हमारा 2, विद्युत से ध्वनि डीजे 3 हो जाएगा, और उष्मा से विद्युत ये हमारा सौर सेल 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सौर सेल 4, 3, 2, 5 इस प्रकार मिला लीजिएगा, कार्ब ब्रेकिंग से कोई मतलब है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एनीमोमीटर से निम्नलिखित में किसका मापन किया जाता है। हम लोग 2 चीज़ में कंफ्यूज कर जाते हैं कि एनीमोमीटर एक मैनोमीटर से याद रखिएगा। एनीमोमीटर जो है वो हमारा किससे है, तो एनीमोमीटर ये हमारा पवन का वेग से संबंधित है। यहाँ पे आपका कट गया है, पवन या वायु का वेग से संबंधित है। अब कैसे याद रखेंगे, एनीमोमीटर यहाँ पे ए है, ए से एयर होता है, ए से वायु एयर होता है, एयर का हिंदी क्या होता है, वायु होता है या पवन होता है। तो आज के बाद नहीं भूलना है, एनीमोमीटर में ए से क्या होता है, ए से हमारा एयर होता है, ए से क्या होता है, एयर, एयर का हिंदी क्या होता है, वायु या पवन। तो वायु या पवन की गति किससे, तो एनीमोमीटर से। मैनोमीटर से किससे मापा जाता है, तो मैनोमीटर से गैस या द्रव का दाब मापा जाता है। गैस या द्रव का दाब किससे मापा जाता है, तो मैनोमीटर से। इस प्रकार एनीमोमीटर मैनोमीटर में ध्यान रखिएगा। पानी के बाहर की गति की यदि बात करेंगे, पानी के बाहर की गति या पानी की गति की बात करेंगे तो क्यूसेक में मापते हैं इसको। किससे में मापते हैं, क्यूसेक में। पानी की गहराई की यदि बात करेंगे तो ये फायदोमीटर से मापते हैं, फायदोमीटर से पानी की गहराई। यदि प्रकाश की तीव्रता की बात करेंगे तो ये फोटोमीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं, तो फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। तो ध्यान रहे, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दिया। एनीमोमीटर आज के बाद नहीं भूलना, ए से एयर होता है और हिंदी में वायु या पवन होता है। इसकी गति को एनीमोमीटर से, मैनोमीटर से गैस या द्रवों का दाब मापा जाता है। पानी की गति जो मापा जाता है क्यूसेक में, गहराई फायदोमीटर से और प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर से। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वही क्वेश्चन है, क्यूसेक में क्या मापा जाता है। जस्ट अभी आप लोगों को मैंने बताया था, जल का बहाव या जल की गति मापी जाती है क्यूसेक में मापी जाती है। किसमें, क्यूसेक में। यदि जल की शुद्धता की बात करेंगे तो ये टीडीएस में मापा जाता है। टीडीएस टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है। टीडीएस क्या होता है, टोटल डिजॉल्व सॉलिड होता है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन है। तो जल की शुद्धता क्या है, जल की शुद्धता हम लोग जो मापते हैं वो टीडीएस में। टीडीएस क्या है, तो टी से टोटल होता है, डी से डिजॉल्व होता है, ऐसे सॉलिड होता है। यानी सॉलिड कहने का मतलब सर पानी में ये सॉलिड होता है जी। खनिज पदार्थ का नाम आप सुने होंगे कि पानी को पीने से भी खनिज पदार्थ हम लोगों को मिलता है, वही सॉलिड होना चाहिए। तो ये सॉलिड टीडीएस कितना होना चाहिए, तो हमारे पानी में जल की शुद्धता अर्थात कोई भी जल पीने योग्य है, यदि उसमें टीडीएस कितना, यदि टीडीएस हमारा 300 से लेकर 600 मिलीग्राम के आसपास है, कितना में, तो 1 लीटर में, 1 लीटर पानी में यदि ये सॉलिड पार्टिकल, ये सॉलिड ठोस कण खनिज पदार्थ यदि 1 लीटर में 300 से लेकर 600 के बीच है या 300 से लेकर 600 तक है, तो उसको बोलते हैं ये पानी पीने योग्य है, अर्थात पानी शुद्ध है। यदि शुद्धता की और बात करेंगे कि आदर्श शुद्धता कितना टीडीएस होना चाहिए सर ताकि वो प्योर शुद्ध हो, तो बोलेंगे यदि 350 मिलीग्राम अर्थात ये टीडीएस, ये सॉलिड पार्टिकल यदि 350 मिलीग्राम 1 लीटर पानी में हो, तो बोलेंगे वो पानी सर शुद्ध है, पीने योग्य तो है ही, साथ ही वो एक प्रकार से आदर्श शुद्ध पीने योग्य पानी माना जाएगा। ये WHO के रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है। तो ये टीडीएस हो गया। इसीलिए देखते हैं आरओ जो हम लोग पीते हैं, बोलते हैं अरे आरओ का पानी पियो। आरओ का पानी क्यों बोलते हैं, बोलते हैं अच्छा, वो देखते हैं आरओ का पानी में और उसमें क्या किया जाता है कि थोड़ा पानी आरओ का जब पीजिएगा थोड़ा टेस्ट लगेगा वो, तो उसकी टीडीएस को घटा दिया जाता है, टीडीएस को 100 के आसपास कर दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीडीएस में जो सॉलिड पार्टिकल है, खनिज पदार्थ है, वो कम से कम 300 साढ़े 300 के आसपास होना चाहिए, क्योंकि उसे मिनरल्स भी तो हमें हमारे शरीर को चाहिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, स्वाद के लिए उसको थोड़ा सा देखते हैं, आरओ का पानी पीते तो मिठास टाइप लगता है, वो टीडीएस को घटाने के कारण लगता है। इस प्रकार टीडीएस को नहीं घटाना चाहिए, 300 या 350 के आसपास उसे रखना चाहिए, 100 के आसपास नहीं। क्योंकि एक शुद्ध पानी का लक्षण भी होता है कि वो स्वादहीन होता है, रंगहीन होता है, रंगहीन होता है, उसमें कोई कलर नहीं दिखना चाहिए और ना ही कोई उसमें स्वाद होना चाहिए, ना ही कोई टेस्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार शायद आप लोगों को आज समझ में आया होगा कि जल की शुद्धता टीडीएस से मापते हैं। 1 लीटर टीडीएस में 300 से 600 या 350 क्या होनी चाहिए, सॉलिड पार्टिकल होना चाहिए, खनिज पदार्थ होना चाहिए, यानी उसका कण। जल की गहराई फायदोमीटर से मापते हैं, क्यूसेक का जल का बहाव हो गया ये आंसर। और जल की मात्रा से उतना लेना देना नहीं है हम लोगों को। ये जल की शुद्धता, जल की गहराई फायदोमीटर, और जल की मात्रा या जल का बहाव जो हमारा होता है एक प्रकार से
जल का बहाव तो हमारा क्यूसेक में हो गया, जल की मात्रा को मापने की कोई यूनिट वैसी है नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 समाप्त हुआ, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता क्या है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन में पानी आया तो सबसे पहले पानी का तो आप लोगों को मॉलिक्यूलर फार्मूला आना चाहिए, अर्थात इसका जो रासायनिक सूत्र जो होता है वो आना चाहिए। तो ये H2O होता है, ये तो पहला सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा, इसका मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए आप लोगों को, आणविक द्रव्यमान या प्रमाणिक आणविक जो द्रव्यमान होता है वो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का कितना है, ऑक्सीजन कितना है। ये सारी चीज़ें आपको याद रहेगी तभी इसका प्रतिशत आप निकाल पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं निकाल पाएंगे। तो प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले देखिए ये हाइड्रोजन है तो इसका मॉलिक्यूलर वेट जो होता है, 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन का 1.008 होता है, तो लगभग 1 मानिए तो 2 है तो 1 गुना 2 बराबर इसका 2 होगा। ये ऑक्सीजन हमारा परमाणु संख्या कितना होता है, इसका 8 होता है। तो इवन नंबर जब होता है तो दुगने के बराबर इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है साधारणतः, 8 दूना 16। टोटल कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन का और 16 हो गया आपका ऑक्सीजन का। तो हम लोग प्रतिशत जब भी निकालते हैं तो टोटल को जोड़ देंगे तो 16 और 2 कितना हो जाएगा, 18। अब बताइए 18 में किसका पूछ रहा है, हाइड्रोजन की प्रतिशतता पूछ रही है। तो हाइड्रोजन ये 18 में है कितना, 2। अब प्रतिशत निकालने के लिए करते हैं कितना है, 100 से मल्टीप्लाई। अब बताइए इसको काटेंगे तो कितना होगा, 9। 100/9 हो जाएगा, कितना होगा 100/9। और देखिए 11×99 लगभग, तो ये आंसर हो जाएगा कितना, डी आपका हो जाएगा ना डी, 11×99, तो ये डी आंसर। लेकिन इसी में ऑक्सीजन का पूछता तो ऑक्सीजन हमारा कितना था, 1 था, कितना में, तो 18 में। ये कितना हो जाएगा 100, काटेंगे तो ये कितना होगा 9 और ये कितना होगा 50, यानी 50 कितना होगा 9। ये काटेंगे तो कितना होगा 9×5 = 45 और फिर 50 9×5 = 45। तो ऑक्सीजन का ये हमारा बी होता और हाइड्रोजन का हमारा ये। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या आना चाहिए, तो जो भी कंपाउंड देगा, जो भी पदार्थ देगा उसका पहले रासायनिक सूत्र पता होना चाहिए पहला। दूसरा, उस रासायनिक सूत्र में यानी वो जो कंपाउंड बना है, यौगिक बना है, किन किन परमाणु से मिलकर बना है, तो उस परमाणु का परमाणु संख्या पता होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए, परमाणु संख्या। परमाणु संख्या के बाद तभी आपको पता होना चाहिए परमाणु द्रव्यमान, यानी कि परमाणु द्रव्यमान निकालने के लिए परमाणु संख्या की अति आवश्यक है। और उसके पहले पहचानना होगा कि उसका रासायनिक सूत्र क्या है और वो किन किन से मिलकर बना है। एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, मान लेते हैं CO2 कि दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत कितना होगा। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का प्रतिशत, तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का तो सूत्र आना चाहिए आपको। उसके बाद देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड में एक कार्बन है, उसके बाद 2 ऑक्सीजन है, बोलेंगे जी बिल्कुल है। तो अच्छा, CO2 है तो ये तो देख लिए कि ये कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। इस प्रकार तो कार्बन का पहले परमाणु संख्या आना चाहिए, तो कार्बन का कितना होता है 6, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु संख्या 8। अब देखिए दोनों इवन सम संख्या हैं, तो जो इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, जो द्रव्यमान होगा, दुगने के बराबर होगा, तो ये 12 और ये कितना 16। 16 12 कितना हो गया, 6 2 8 यानी 28। टोटल कितना हो गया 28। यानी पूछेगा कि कार्बन का प्रतिशत कितना है, तो 28, ये हो गया आपका कितना 28 हो गया। उसके बाद पूछ किसका रहा है, कार्बन का, तो ये 28 में कार्बन कितना है 12 है, प्रतिशत पूछ रहा है 100, इस प्रकार निकाल लेंगे। यदि ऑक्सीजन का पूछता तो टोटल कितना 28, 28 में ऑक्सीजन कितना है 16, कितना में, ये 100% में, 100 में निकालेंगे तो प्रतिशत निकलेगा, तो इस प्रकार निकालेंगे। तो इस प्रकार आपको इतनी सारी बातें याद रहेगी तो ये बनेगा, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होता है, ये आप ध्यान रखिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि हाइड्रोजन का पूछा और ऑक्सीजन का पूछता तो ये 5.5 हो जाता। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, ऊष्मागतिकीय थर्मोडायनामिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है। ऊष्मागतिकीय कहने का मतलब लो टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी निम्न ताप एवं दाब पे जो सबसे स्थिर रूप है, अपर रूप जो है वो आपका कौन सा है कार्बन का, तो वो ग्रेफाइट है। कौन सा है, ग्रेफाइट है। ये कार्बन का एक अपरूप है, याद रखिएगा। ग्रेफाइट जो होता है ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। उसमें एवं विद्युत का ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। इसका यूज हम लोग स्नेहक के रूप में करते हैं। और कार्बन का सबसे स्थिर क्या होता है, एक अपरूप होता है, एक रूप होता है इसका, यानी कौन, तो ग्रेफाइट होता है। निम्न तापमान एवं दाब पे क्या होता है, ये कार्बन का सबसे स्थिर रूप होता है। स्नेहक के रूप में इसका यूज करते हैं, पेंसिल के रूप में इसका यूज करते हैं। और विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है, अर्थात इससे विद्युत पास होता है। इसका जो आकार होता है वो षटकोणीय होता है। ये भी पूछता है इसका आकार, कार्बन परमाणु जो इसमें होते हैं किस रूप में ये स्ट्रक्चर रहते हैं, तो वो षटकोणीय रूप में व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार आपको ग्रेफाइट के बारे में समझ में आया होगा। हीरा जो है प्राकृतिक रूप से, यानी ये नेचुरल पदार्थ है, जो क्या है, प्रकृति का सबसे ये कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है, यानी इसको किसी मानव ने नहीं बनाया है। ये नेचुरल रूप से प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ये भी क्या है, कार्बन का एक अपरूप है। कोयला भी कार्बन का अपरूप ही है। फ्लोरीन की बात करेंगे तो इसका फॉर्मूला जो होता है C60 होता है। क्या होता है, C60 होता है इसका सूत्र, फ्लोरीन
जो फुटबॉल की तरह होता है, ये भी किसका अपरूप है, तो कार्बन का ही अपरूप है। तो कार्बन के सभी अपरूपों में से सबसे जो अस्थायी होता है, अस्थायी कहने का मतलब निम्न तापमान एवं दाब पे, वो ग्रेफाइट होता है। और इन चार सभी अपरूपों में से ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा अपरूप है जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ये याद रखिएगा। और इसमें कार्बन जो है षटकोणीय रूप में व्यवस्थित रहता है, ये भी याद रखिएगा। मैं वही बोल रहा हूँ जो एग्जाम में आता है, षटकोणीय भी एग्जाम में पूछा है, विद्युत का चालक होता है, उष्मा का सुचालक होता है, ये भी एग्जाम में पूछा है, निम्न ताप एवं दाब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक यौगिक का निर्माण करता है, तो ये सर्वाधिक यौगिक का निर्माण कार्बन करता है। और इसमें ज़्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि पृथ्वी पे जितने सारे सभी तत्वों में से सबसे ज़्यादा किन्हीं का यदि यौगिक है तो वो कार्बन का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये चेन रिएक्शन क्या करता है, चेन रिएक्शन करता है, श्रृंखला अभिक्रिया बनाती है। इस प्रकार सबसे अधिक इसका जो यौगिक है वो कार्बन का ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कोशिका का शक्ति स्रोत यानी कि पावर हाउस बोलते हैं, इंग्लिश में से क्या बोलते हैं, पावर हाउस बोलते हैं। पावर हाउस कौन है, तो माइटोकॉन्ड्रिया है, सूत्रकणिका इसको बोलते हैं। हिंदी में सूत्रकणिका भी रहता है, इंग्लिश में से माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि कोशिका का जो पावर हाउस है, ये शक्ति स्रोत है, जहाँ पे शक्ति उसका क्या होता है, स्टोर रहता है, उसको क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बोलते हैं। राइबोसोम में क्या होता है, हमारा प्रोटीन का संश्लेषण होता है। राइबोसोम में क्या होता है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो इस प्रकार आप याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। और कोशिका भित्ति, भित्ति का मतलब क्या हो गया, दीवार हो गया, सुरक्षा वाल हो गया। ये क्या करता है, उसके अंदर जितने सारे पार्ट पुर्जे हैं उसको क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है कोशिका भित्ति। न्यूक्लियस में तो पता ही होगा, डीएनए, यदि आरएनए, डीएनए और आरएनए की बात की जाती है इसमें न्यूक्लियस में, तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चर्चा करते हैं 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है, तो याद रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली जो बनी होती है, ये बनी होती है आपका प्रोटीन एवं लिपिड, लिपिड या बसा भी बोल सकते हैं, लिपिड या बसा। प्रोटीन किसका, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन या लिपिड की बनी होती है। ये अर्धपारगम झिल्ली होती है। याद रखिएगा प्लाज्मा झिल्ली जो होता है सेमी मेम्ब्रेन होता है, ये सेमी मेम्ब्रेन होता है, अर्धपारगम झिल्ली होता है। तो ये किसकी बनी होती है, प्रोटीन एवं लिपिड, ये दोनों की बनी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु। यानी फलीदार कहने का मतलब दलहनी फसलों, फलीदार कहने का मतलब क्या हो गया, दलहनी। एग्जाम में पूछता है, दलहनी फसलों की जड़ों में सबसे पहले राइजोबियम एक जीवाणु पाया जाता है। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, हमारे मिट्टी में उपस्थित क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। क्योंकि पेड़ पौधा जो नाइट्रोजन को ग्रहण करते हैं वो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। याद रखिए, डायरेक्ट नाइट्रोजन में नहीं, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं पेड़। तो इस नाइट्रोजन को, जो नाइट्रोजन हमने डाला उसको नाइट्रेट में कौन, कोई ना कोई तो बदलेगा, बोलेंगे जी बदलेगा। तो दलहनी फसलों की जड़ों में, गांठों में जो पाया जाता है जीवाणु राइजोबियम, वो क्या करता है, इस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है और पौधा ग्रहण करता है। तो इसमें पूछा गया है, मृत जो भी प्राश्रयी सहजीवी, ये सहजीवी होते हैं। क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं। सहजीवी कहने का मतलब क्या होता है, सहजीवी कहने का मतलब होता है कोई भी दो ऐसा जीव जो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता है। यानी कोई भी दो जीव जो एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकता है, अर्थात एक दूसरे को क्षतिपूर्ति करते रहता है, सहयोग करते रहता है, उसको सहजीवी बोलते हैं। बोलेंगे सर तो ये राइजोबियम जीवाणु करता क्या है, जी राइजोबियम जीवाणु क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को उपलब्ध करवाता है, जिससे पौधा जीवित रहता है, पेड़ पौधा जीवित रहता है। वो पेड़ पौधा क्या करता है, तो इसको भी, राइजोबियम जीवाणु को भी तो जीवित रहना है, तो उस राइजोबियम जीवाणु को पेड़ पौधा क्या करता है, जब ये नाइट्रेट पेड़ पौधा को देता है तो पेड़ पौधा उसको भोजन देता है और रहने का जगह देता है, घर देता है, आश्रय देता है। यानी कि राइजोबियम जीवाणु पौधा को क्या दिया, राइजोबियम जीवाणु पौधों को नाइट्रेट दिया और पौधा इसको क्या दिया, पौधा इसको आश्रय, घर दिया रहने के लिए, और क्या दिया, भोजन दिया। क्योंकि घर का मतलब जड़ में रहता है तो घर ही दिया ना, इसलिए एक दूसरे का क्या होता है, वो सहजीवी होता है। ये सहजीवी कहलाता है। इसी को सिम्बायोसिस रिलेशन बोलते हैं, सिम्बायोसिस, इंग्लिश में सुने होंगे सिम्बायोसिस रिलेशन, सुने होंगे, यही है सहजीवी। सहजीवी का कार्य यानी एक दूसरे के बिना वो जीवित नहीं रह सकता, एक दूसरे के लिए वो कार्य करता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सहजीवी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम लोग 15 की ओर। 15 क्या है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज है, याद रखिएगा। और आप लोगों को बताए थे, एक है द ओरिजिन ऑफ लाइफ, द ओरिजिन ऑफ क्या है, लाइफ है। तो जहां जीवन की उत्पत्ति से संबंधित बात आए तो वो ए.आई. ऑपेरिन साहब आ जाएगा, ए.आई. ऑपेरिन साहब। जहां द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बात आए तो वहां पे हमारा डार्विन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डार्विन आ जाएगा। द्विनाम पद्धति हमारा लिनियस साहब ने दिए थे। मेंडल तो मटर के पौधे पे यानी अनुवांशिक के बारे में मेंडल साहब बताए थे। और लेमार्क का एक पुस्तक का नाम था जियोलॉजी फिलोसफी, फिलोसफी ऑफ जियोलॉजी या जियोलॉजी फिलोसफी बोलिए, जियोलॉजी फिलोसफी। जियोलॉजी फिलोसफी किनका है, लेमार्क साहब का। आप याद 3 पुस्तक याद कर लीजिएगा, लेमार्क साहब का जियोलॉजी फिलोसफी, डार्विन साहब का द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, किसका है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन साहब का। द ओरिजिन ऑफ लाइफ किनका है, तो ए.आई. ऑपेरिन साहब का। ये द्विनाम पद्धति लिनियस साहब, मेंडल अनुवांशिक से संबंधित है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 15 समाप्त हुआ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है। निम्नलिखित में कौन मछली, एग्जाम में इसी तरह आता है, निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है, निम्नलिखित में कौन वास्तविक मछली नहीं है। मछली करने का मतलब यही हुआ। तो ये चलिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको मैंने इसलिए लिया है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था कि 8-10 वो ऐसी मछलियां का नाम याद रखिए जो वाकई में वास्तविक मछली है, बस वही याद रखना है। कौन मछली नहीं है उसको याद नहीं रखना है, अब उसी से ऑप्शन छाट लीजिएगा। तो वास्तविक मछली की बात करेंगे तो ये याद रख लें, आप लोगों को मैंने बताया था पैडल पाइप फिश, पैडल पाइप फिश। उसके बाद आप लोगों को बताए थे गोल्डन ग्लोब फिश, गोल्डन ग्लोब फिश। उसके बाद बताए थे आप लोगों को फ्लाइंग कैट फिश, फ्लाइंग कैट फिश। देखिए पैडल पाइप फिश, इसमें दो मछली है, एक पैडल मछली है, पूछता है पैडल मछली और पाइप मछली, इसमें दो मछली हो गया। कितना, दो मछली, पैडल मछली और पाइप मछली, ये दोनों वास्तविक मछली है। इसमें गोल्डन मछली और ग्लोब मछली, ये दोनों भी वास्तविक मछली है, दो मछलियाँ। उसके बाद फ्लाइंग मछली और कैट मछली, ये भी दोनों क्या है, मछलियाँ ही है, वास्तविक मछली है। इस प्रकार 6 मछलियाँ आपको यहाँ बता दिए। पैडल पाइप फिश इसलिए ऐसा बता दिए, याद करने में सुविधा होता है, 2-4 बार बोलिएगा याद हो जाएगा। पैडल पाइप फिश, गोल्डन ग्लोब फिश, फ्लाइंग कैट फिश, पी से इसीलिए पैडल एक साथ कर दिए। पैडल पाइप फिश यानी पैडल मछली, पाइप मछली वास्तविक मछली है, गोल्डन मछली, ग्लोब मछली वास्तविक मछली है, फ्लाइंग मछली, कैट मछली वास्तविक मछली है। फ्लाइंग कैट इसलिए बोले क्योंकि कैट देखते हैं उछलता है, फ्लाई करता है, इसलिए फ्लाइंग कैट बोल दिए। गोल्डन ग्लोब जीजी से है इसलिए गोल्डन ग्लोब बोल दिए। तो यहाँ पे 6 मछलियाँ हो गई। और क्या मछली याद रखना है, गिटारसा फिश, गिटारसा फिश, गिटारसा मछली, ये भी वास्तविक मछली। इसमें भी 2 मछली है, एक गिटार मछली, एक सा मछली। एग्जाम में पूछता है सा मछली और गिटार मछली क्या है, वास्तविक मछली है। तो ये 2 मछली, यहाँ 8 मछली हो गया। एक मछली और याद रखिएगा जिसका नाम है समुद्री घोड़ा, जिसका नाम क्या है, समुद्री घोड़ा। देखिए लगता है घोड़ा है लेकिन है वास्तविक मछली। इसी को अश्वमीन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, अश्वमीन बोलते हैं। अश्व मतलब घोड़ा ही होता है, अमीन का मतलब मछली होता है, तो सिर्फ लैंग्वेज वो चेंज करता है, हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। तो अश्व मतलब घोड़ा, अमीन मतलब मछली, यानी समुद्री घोड़ा मछली हो गया ये। और इंग्लिश में इसको हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। हिप्पोकैम्पस इंग्लिश में हो गया आपका। बाकी बात, ये टोटल कितना मछली हो गया, 6 उधर बताए, फिर गिटारसा बताए, 2 मछली हिप्पोकैम्पस, एक 9 मछली। इतना याद रखिएगा तो कभी भी पूरे लाइफ में मछली से संबंधित क्वेश्चन आएगा तो आप गलती नहीं कीजिएगा, खास करके कौन मछली वास्तविक है, कौन मछली वास्तविक नहीं है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, निम्नलिखित में कौन मछली नहीं है। कौन मछली नहीं है तो ये हमको पता चल याद रहे 9 गो कि कौन मछली है, तो कौन मछली नहीं तो ऑप्शन से छाट देंगे। तो चलिए इसमें क्या है, सा फिश को देखिए, अभी गिटारसा फिश बताया तो सा फिश वास्तविक मछली है। गिटारसा फिश में गिटार प्लस सा आता है तो सा गिटार मछली भी वास्तविक मछली है। पैडल पाइप फिश में देखिए पाइप फिश आ रहा है कि नहीं, तो वास्तविक मछली है। स्टार फिश 9 गो में बताए थे आपको क्या, नहीं, तो स्टार फिश है ही नहीं, तो ये और वास्तविक मछली, ये मछली नहीं है। तो याद रखिएगा कौन कौन सा मछली, तो पैडल पाइप फिश, फिर से लिख देते हैं पैडल पाइप फिश। उसके बाद कौन सा, गोल्डन ग्लोब फिश, गोल्डन ग्लोब फिश। उसके बाद फ्लाइंग कैट फिश, फ्लाइंग कैट फिश। उसके बाद गिटारसा फिश, उसके बाद कौन सा, गिटारसा फिश। उसके बाद अश्वमीन क्या है, एक मछली है, ये हिप्पोकैम्पस बोलते हैं, इसी को समुद्री घोड़ा बोलते हैं। ये सब क्या हो गया, हमारा वास्तविक मछली हो गया। इस प्रकार 9 को मछली बताए, याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए। निम्नलिखित जंतुओं पर क्या कीजिए, विचार कीजिए कि उपयुक्त में से कौन स्तनधारी है। ये 18 नंबर क्वेश्चन नहीं है, ये 17 का ही भाग है। यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो ये 17 का ही भाग है। तो कुछ बताते हैं, यानी कि वैसे स्तनधारी, ये एक तरह से समुद्र के बारे में पूछा है कि वैसे समुद्रीय जीव जो स्तनधारी होते हैं, तो उसका नाम पहले आप लोगों को बता देते हैं, याद कर लीजिएगा। समुद्री गाय, एक तो समुद्री गाय होता ही है, एक समुद्री गाय होता है, समुद्री सिंह या शेर, ये याद कर लीजिएगा। ये सब क्या है, समुद्रीय स्तनधारी जीव हैं। इसके अलावा और आपको हम बताते हैं, इसके अलावा सील या फोका, सील या इसी को फोका बोलते हैं, सील या फोका। उसके बाद वालरस, डॉल्फिन, डॉल्फिन के बाद व्हेल। ये सब वैसे समुद्री जीव हैं जो सब के सब स्तनधारी हैं। ये 5-7 को याद रखिएगा, कभी एग्जाम में नहीं छूटेगा। कौन कौन सा, समुद्री गाय हो गया, समुद्री गाय, समुद्री शेर, समुद्री घोड़ा नहीं, वो मछली है एक प्रकार का, तो ये वो एक प्रकार का मछली है लेकिन वो स्तनधारी में नहीं आता है। समुद्री गाय, समुद्री शेर 2 हो गया। उसके बाद सील या फोका एक ही चीज़ है, सील या फोका। वालरस 4 हो गया, डॉल्फिन और व्हेल याद रहेगा। ये 6 याद कर लीजिएगा, वो बन जाएगा। तो निम्नलिखित जंतुओं पर विचार कीजिए कौन स्तनधारी है, तो समुद्री गाय है, समुद्री सिंह है, समुद्री घोड़ा नहीं है, कि समुद्री घोड़ा क्या है, एक मछली या स्तनधारी नहीं है। तो इस प्रकार आपका 1 और 3 क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 समाप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 तो ये छोड़ दिया गया क्योंकि इसी में कर दिया है, एक क्वेश्चन कम है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 18 है
19 पे चलते हैं। क्वेश्चन 18 है निम्नलिखित में कौन सा एक कपि नहीं है। यदि कपि की बात करेंगे तो कपि दो शाखाओं में बांटा गया है, एक हीन कपि, एक महाकपि। एक हीन कपि, एक महाकपि। महाकपि में हम लोग आते हैं। हीन कपि की यदि उदाहरण की बात करेंगे तो लिख लीजिएगा एक दो, ये बहुत ही जरूरी है। हीन कपि में, हीन कपि की बात करेंगे तो सबसे पहला जो फेमस है वो गिबन है। फेमस क्या है, वो गिबन है। इसके अलावा और एक दो याद रखिएगा, सियामंग भी एक है। आज अभी तक तो गिबन ही पूछा है हीन कपि में, सियामंग और वगैरह, 3 याद रखिएगा, सियामंग वगैरह और गिबन, सियामंग और वगैरह, ये हीन कपि है। हीन का मतलब ही छोटा कपि होता है, छोटा। जो बंदर वगैरह आप देखते हैं, हीन कपि हो गया, गिबन, सियामंग या वगैरह हो गया। और महाकपि की बात करेंगे तो ये 4 को याद रखिएगा। महाकपि में कौन कौन, तो सबसे पहले मनुष्य, हम लोग हैं। और इसको चिंपैंजी का नाम सुने होंगे, चिंपैंजी के बाद गोरिल्ला का नाम सुने होंगे। गोरिल्ला और गिबन में ही कंफ्यूज करते हैं हम लोग। गोरिल्ला और एक ओरंग उटान नाम सुने होंगे, ओरंग उटान। इस प्रकार 4 को याद रखिएगा। कौन कौन सा, तो मनुष्य, चिंपैंजी, गोरिल्ला और ओरंग उटान, ये महान कपि है। और हीन कपि में 3 याद रखिएगा, गिबन, सियामंग और वगैरह। इस प्रकार तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सा कपि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कपि नहीं है, तो ये हीन कपि एक्चुअली होना चाहिए आपका। गोरिल्ला, ओरंगुटान, लंगूर, ये गिबन आपका जो यहाँ पे हीन कपि होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा कपि नहीं है, तो हीन कपि, ये गिबन आपका हीन कपि नहीं है। इस प्रकार सॉरी नहीं, ये आंसर आपका सी होगा कि निम्नलिखित में कौन सा कपि नहीं है, यानी कि इसमें ना हीन लगाया तो ना ही महान कपि लगाया है, ना तो हीन कपि है ना तो महाकपि है। तो हीन कपि नहीं है, महान कपि नहीं है, तो क्या लंगूर किसी में आया था, नहीं। तो लंगूर हमारा आंसर हो जाएगा। गिबन तो हीन कपि है, गोरिल्ला और हमारा ओरंगुटान महान कपि है, लंगूर हमारा कोई कपि नहीं, ना तो हींग है ना तो महान है। इस प्रकार ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 है कि रासायनिक रूप से सूखी हुई बर्फ, तो इसे ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, रासायनिक रूप से सूखी हुई बर्फ या सूखी हीम भी बोलते हैं इसको। सूखी हीम या सूखी बर्फ, इसको ठोस सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, सूखी बर्फ या सूखी हीम बोलते हैं, जिसको CO2 बोलते हैं। CO2, लेकिन ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। सिर्फ CO2 कहेंगे नहीं, ठोस लगाएंगे तभी वो रासायनिक रूप से सूखी बर्फ या क्या कहलाएगा, या हिम बर्फ, सूखी हीम कहलाएगा, सूखी हीम या सूखी बर्फ कहलाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन समाप्त हुआ। फिर इसी तरह फिर मिलते हैं हम लोग सेट नंबर 11 के साथ। इसी के साथ